कांच की हवेली। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। उसकी नजरें निक्की के चेहरे से फिसलकर नीचे उतरी। उसे अपने पैरों की शक्ति कम होती महसूस हुई। इससे पहले कि वो चक्कर खाकर गिर पड़े, उसने अपना चेहरा घुमा लिया और धीरे से चलते हुए अपने बिस्तर तक पहुंचा और धम्म से बैठ गया। निक्की उसके पास आकर बोली, क्या हुआ रवि जी? निक्की की आवाज से रवि ने गर्दन उठाई। उसकी नजरें निक्की की नजरों से मिली। उसकी आंखें नशे की खुमारी से भरी हुई थी। रवि के माथे से पसीना छूट पड़ा और उसने अपनी निगाहें झुका ली। निक्की ने कहा, क्या हुआ रवि? क्यों मुझसे नजरें चुरा रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लगती आपको? आप ध्यान से देखो मेरे चेहरे को। रवि उसकी ओर से मुंह फेर कर बोला, तुम यहाँ से जाओ निक्की, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, हम सुबह बात करेंगे। निक्की को उसकी बेरुखी पर तेज गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को पी गई और बोली, रवि मुझसे मुँह ना मोड़ो। एक लड़की अपनी लोक लाज उतार कर जब किसी के पास आती है, तब वो बहुत मजबूर होकर आती है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो उसकी भावनाओं की लाज रखे। क्या तुम मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा कर मेरा अपमान करना चाहते हो? रवि एक झटके से अलग होता हुआ बोला, ये प्रेम नहीं है निक्की, तुम जिसे प्रेम कह रही हो वो प्रेम नहीं है। निक्की का पारा चढ़ गया। वो बिफर कर बोली, फिर क्या है प्रेम? रवि ने जवाब दिया, प्रेम त्याग चाहता है निक्की। प्रेम दो शरीरों के मिलन के बिना भी पूरा होता है, पर शायद तुम इस फर्क को नहीं समझ सकोगी। लेकिन मैं इस फर्क को समझता हूँ, इसलिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि बाद में मुझे खुद से शर्मसार होना पड़े। रवि की बातें निक्की को अपने दिल में शूल की तरह चुभती महसूस हुई। रवि की बातें उसके रोम रोम को सुलगाती चली गई। उसका ऐसा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था। अपमान तो बहुत दूर की बात है, आज तक किसी को निक्की को इनकार करने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। निक्की कुछ नहीं बोली। रवि ने उसे कुछ भी बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। वो बस खड़ी खड़ी कुछ देर रवि को जलती आंखों से घूरती रही, फिर एकदम से पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने जमीन पर पड़ी अपनी चादर भी नहीं उठाई। उसे ऐसी हालत में बाहर निकलते देखकर रवि सकपकाया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही निक्की उसके कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो उसी हालत में बेधड़क गलियारे से गुजरती हुई अपने रूम में पहुंची। रूम में घुसते ही वो बिस्तर पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना भी लाजिमी था। उसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं देखी थी, लेकिन आज वह हारी थी। आज वो पहली बार अपनी मर्यादा से गिरकर किसी के आगे दामन फैलाई थी, पर उसे निराशा और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला था। वो अपमानित हुई थी। रवि ने उसके अंदर की औरत का अपमान किया था। ऐसी औरत का जब कोई निरादर करता है तो वो औरत घायल शेरनी से भी अधिक खतरनाक हो जाती है। वो उस सांप की तरह होती है जिसकी पूंछ पर किसी आदमी का पैर पड़ गया हो। वो जब तक अपनी पूंछ पर पैर धरने वाले को डस नहीं लेती, उसे सुकून नहीं मिलता। ऐसी औरत बदले की भावना में जितना दूसरे का नुकसान करती है, उससे कहीं ज्यादा अपना नुकसान कर लेती है। निक्की कुछ देर बिस्तर पर मुंह छिपाए रोती रही, फिर अपना गम हल्का करने के बाद उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में खुद को देखा। सब कुछ वैसा ही था, वही सुंदरता और हजारों दिलों को पर बिजलियां गिराने वाली अदाएं। पर इस वक्त उसे उसकी सुंदरता उसे मुंह चिढ़ाती नजर आई। उसकी आंखों से फिर से शोले बुलंद होने लगे। रवि की बातें फिर से उसके कानों में जहर घोलने लगी। वह मुट्ठियां भिजती हुई अपने आप में बड़बड़ाई, मिस्टर रवि, अगर मैंने तुम्हें अपने कदमों में नहीं झुकाया तो मैं ठाकुर की बेटी नहीं। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद चलकर मेरी पनाह में आओगे। ये निक्की की जिद है, तुम्हें झुकना ही होगा। उसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। वह घूमी और बिस्तर पर पसर गई और चादर ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगी। निक्की के जाने के बाद रवि ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर में घुस गया। फिर अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रयास करने लगा। रवि ने बेशक निक्की का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, पर वो उसकी सुंदरता के सम्मोहन से नहीं बच पाया था। वो मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था, पर ये भी सच था कि आज उसने जो कुछ देखा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। रवि ने अपने पूरे जीवन में ऐसी लड़की नहीं देखी थी।
क्या वास्तव में आज की लड़कियां ऐसी ही होती है, जो माता पिता की परवाह किए बिना किसी के भी सामने इतनी फ्रैंक हो जाती है? वैसे तो रवि मनोचिकित्सक था, पर लड़कियों के प्रति उसका ज्ञान कोरा था। वजह थी उसका शर्मीला स्वभाव और माँ की कड़ी नसीहत। उसकी माँ की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। वो एक साधारण परिवार का होने के बावजूद भी उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी थी। उसके पिता जब वो 5 साल का था तभी काम के सिलसिले में बेवतन हुए थे, जो अभी तक लौटकर घर नहीं आए थे। ईश्वर जाने उसके पिता अब जिंदा भी है या नहीं। उसकी माँ ने खुद लाख दुख उठाकर उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। उसने भी बचपन से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। यही वजह थी कि जब कभी उसके पास से कोई लड़की गुजरती तो वह अपनी आंखें फेर लेता था। कॉलेज की ऐसी दिल फेंक लड़कियों को देखकर अपनी निगाहें नीचे कर लेता था। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते वह इतना दब्बू स्वभाव का हो गया था कि अगर कोई लड़की उसे पुकार लेती तो उसके पसीने छूट पड़ते थे और हाथ पैर ऐसे फूल जाते थे जैसे उसे किसी योद्धा ने युद्ध के लिए ललकारा हो। उसके इस स्वभाव के कारण उसके दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे और अपने प्रेम के रस भरे किस्से सुना सुना कर उसे छेड़ते थे। रवि जब अपने दोस्तों के मुंह से उनके प्रेम के किस्से सुनता तो उसका मन भी किसी हसीन लड़की को अपना बना लेने का करता। तब उसका मन भी मचल कर उससे कहता कि तू भी कोई गर्लफ्रेंड बना ले। उस स्थिति में उसकी माँ की बातें उसके पैर की बेड़ियां बन जाती। वह अपने सीने में उठते अरमानों को अपनी माँ के दुखों का ख्याल करके उन पर अंकुश लगा देता। वो किताबी कीड़ा था और अपनी तन्हाई को किताबों से दूर करता, वही उसकी महबूबा थी। उसने प्यार मोहब्बत के किस्से बहुत पढ़े थे, पर निक्की जैसी लड़की के बारे में ना तो उसने कहीं पढ़ा था और ना ही किसी दोस्त ने उसे बताया था। वो अलग थी, सबसे अलग। रवि अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं हुआ था। उसका दिमाग बहुत मजबूत था, पर आज निक्की ने उसे विचलित कर दिया था। अब उसके दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। निक्की जैसी लड़की शांति से बैठने वाली लड़की नहीं थी। वो फिर प्रयास करेगी या फिर अपने अपमान का बदला उसे अपमानित करके लेगी। ऐसी स्थिति में उसके बचाव के 2 ही विकल्प रह गए थे। या तो वो सारा सच ठाकुर को बता दे या फिर वो चुपचाप यहाँ से काम छोड़कर चला जाए। पहला विकल्प उसे घृणित जान पड़ा। निक्की की असलियत बताकर वो ठाकुर साहब को जीते जी मारना नहीं चाहता था। वैसे भी राधा देवी के गम में वे आधे मर चुके थे। अब निक्की की करतूतों को जानकर तो उस भले इंसान का दम ही निकल जाएगा। अब दूसरा विकल्प था हवेली छोड़कर जाने का। लेकिन यहाँ से जाने का अर्थ था अपने डॉक्टरी पेशे का अपमान करना। उसने ठाकुर साहब को वचन दिया था कि वो उनकी पत्नी राधा को ठीक किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। ठाकुर साहब पिछले 20 वर्षों से इसी आस में जी रहे थे कि कोई डॉक्टर उनकी पत्नी को ठीक कर दे। कितने डॉक्टर्स आए और पैसे खाकर चले गए। वो अपनी गिनती उन डॉक्टर्स में नहीं करना चाहता था। ठाकुर साहब रवि पर बहुत आस लगाए बैठे थे। अब जो भी हो वो यही रहेगा। सिर्फ एक लड़की उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती, वो भी एक चरित्रहीन लड़की। हरगिज नहीं, वो हवेली छोड़कर नहीं जाएगा। रही बात निक्की की, तो चाहे वो अपनी सुंदरता की लाखों बिजलियां गिरा ले, वो नहीं हिलेगा। उसने अपने इरादों को मजबूत किया और चादर तान कर सोने का असफल प्रयास करने लगा। अगली सुबह रवि अपने नियमित टाइम पर सोकर उठा। वो नहाने के बाद लगभग 10 बजे राधा देवी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया। ये उसका रोज का काम था। उसे दिन में 2 बार राधा देवी को दवाइयाँ और जूस देना रहता था। एक 10 बजे सुबह और दूसरी दफा रात को 9 बजे। इस वक्त निक्की भी उसके साथ होती थी। आज भी रवि और निक्की राधा देवी के कमरे में गए, पर दोनों इस बार एक दूसरे से दूर दूर ही रहे। हाँ, राधा देवी के सामने रवि निक्की को अपने पास आने से नहीं रोक सका। वहाँ वह जब तक रहा, निक्की उसके साथ चिपकी रही। राधा देवी के कमरे में निक्की कभी अपना सिर रवि के कंधे पर रख देती तो कभी हंसते हुए उसकी आंखों में ऐसी नजरों से देखती कि रवि के रोंगटे खड़े हो जाते। किसी तरह से वह काम निपटा और रवि अपने कमरे में आया। उसका दिमाग भन्ना गया था।
दिन भर अपने रूम में पड़ा पड़ा निक्की के बारे में ही सोचता रहा, पर वो जितना निक्की के बारे में सोचता उसका दिमाग और खराब होने लगता। लगभग 3 बजे वो हवेली से बाहर निकला। उस वक्त धूप बहुत तेज थी, लेकिन रवि हवेली से बाहर रहकर निक्की के ख्यालों से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर उसने अपनी बाइक संभाली और पहाड़ियों की ओर निकल गया। घाटियों में पहुंचकर उसने अपनी बाइक रोकी और पैदल ही झरने की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनट में वो एक विशाल झरने के निकट खड़ा था। वो खड़े खड़े झील में गिरते झरने को देखने लगा। उसने सोचा, यहाँ इतना अधिक शोर होकर भी कितनी शांति है, और हवेली में कोई शोर ना होकर भी मन को शांति नहीं। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। उसका इरादा झील में गिरते पानी को देखने का था, क्योंकि वो जिस जगह खड़ा था वहाँ से झील की सतह नहीं दिख रही थी। उसने अपने कदम बढ़ाए। अभी वो 2 कदम ही चला था कि उसकी दाहिनी ओर उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे एक लड़की पत्थर पर बैठी हुई दिखाई दी। लड़की का आधा शरीर पत्थरों की ओट में छिपा हुआ था। लड़की का सिर्फ बायां कंधा ही बाहर था, लेकिन तेज हवाओं के झोंके से उसके लंबे बाल बार बार उड़कर वहाँ पर किसी लड़की के होने का प्रमाण दे रहे थे। रवि उस लड़की को देखने की चाह लिए थोड़ा और आगे बढ़ा। अब वो उस लड़की से सिर्फ 10 कदम पीछे खड़ा था। वहाँ से वो उसे साफ साफ देख सकता था। न केवल देख सकता था, बल्कि अब तो रवि ने उसे पहचान भी लिया था। ये कंचन थी। वो आज भी उसी लिबास में थी जिसे रवि ने उसे सबक सिखाने के लिए उसके भाई की मदद से चुरा लिए थे। वो कुछ देर उसे देखता रहा। उसे अंदेशा था कि वो उसे पलट कर देखेगी, लेकिन नहीं, वो किसी गहरी सोच में लग रही थी। उसकी आंखें गिरते झरने पर टिकी हुई थी। सहसा रवि का माथा ठनका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की आत्महत्या करने यहाँ आई हो। जिस तरह शहरों में बस और ट्रेन के नीचे लेटकर जान देने का रिवाज है, उसी तरह गांव में पहाड़ों से छलांग मारकर और कुएं में कूदकर जान देने का चलन भी है। अगले ही पल उसके दिमाग में सवाल उभरा, लेकिन ये मरना क्यों चाहती है? इस उम्र में ऐसा क्या हो गया कि ये जान देने को तैयार हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कल जो इसको बुरा भला कहा था, उसी से दुखी होकर ये अपनी जान दे रही हो? होने को कुछ भी हो सकता है। ये गांव के लोग बड़े जज्बाती होते हैं। इससे पहले कि वो लड़की गहरी झील में समा जाए, उसने पुकारा, ए लड़की, तू मरना क्यों चाहती है? रवि की आवाज जैसे ही उसके कानों से टकराई, वो चौंकते हुए पलटी। उसके चेहरे पर गहरे दुख की परत चढ़ी हुई थी और आंखें इस कदर लाल थी मानो वो रात भर सोई ही ना हो। रवि आश्चर्य से उसके चेहरे को देखता रहा। आप? कंचन आश्चर्य से रवि को देखती हुई बोली, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी दम तोड़ते इंसान की तरह थी, जिनमें पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ भी ना था। वो आगे बोली, मैं क्यों मरूंगी? और आप क्यों चाहते हैं कि मैं मरूं? क्या आप मुझसे इतनी घृणा करते हैं कि मुझे जीवित देखना भी पसंद नहीं करते? कंचन की बातें व्यंग से भरी हुई थी। रवि तिल मिला गया। उसे तत्काल कोई उत्तर देते ना बना। वह हकलाते हुए बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम झरने के इतनी निकट खड़ी थी कि मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि तुम अपनी जान देना चाहती हो। रवि झंपते हुए बोला, आई एम सॉरी। मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूँ साहब कि किसी के तिरस्कार से दुखी होकर अपनी जान दे दूं। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। कंचन दुखी मन से बोली और वहाँ से जाने लगी। रवि को कंचन की बातों में एक दर्द का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो अंदर ही अंदर सिसक रही हो। वैसे तो रवि निर्दोष था, पर जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि कंचन के दुखों का वही जिम्मेदार है। उसे कंचन की बातें अपने दिल में चुभती सी लगी। वो कुछ देर खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा, फिर पीछे से आवाज दी, सुनो। कंचन उसकी आवाज से रुकी, फिर धीरे से पलटी। रवि धीरे से चलकर उसके करीब पहुंचा और बोला, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? रवि ने इतनी आत्मीयता से पूछा कि कंचन भावुकता से भर गई। जब किसी दुखी मन को कोई प्यार से दुलारता है तो उसके अपनेपन से, उसके स्नेह से वो मन और भी भावुक हो जाता है। कंचन को रवि का यूं आत्मीयता से पूछना उसे और भी भावुक कर गया। वो अपनी भावनाओं पर काबू ना पा सकी और उसकी आंखें भर आईं।
वो कुछ भी जवाब देने के बजाय बस गीली आंखों से रवि को देखती रही। वो कहती भी तो क्या, वो खुद भी तो नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ है। क्यों अचानक से उसकी दुनिया बदल गई है? क्यों अब वो पहले की तरह हंसती बोलती नहीं है? क्यों अब वो अकेले रहने में सुकून महसूस करने लगी है? क्यों उसका मन हर दम यही चाहता है कि वो कहीं अकेले में बैठकर सिर्फ अपने साहब के बारे में सोचती रहे। रवि उसकी आंखों की कोरों पर चमक आए आंसू की बूंदों को देखकर बोला, अरे ये क्या, तुम रो रही हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, क्या किसी ने कुछ कहा है? कंचन रुआसी होकर बोली, आप जाओ साहब, आपको इससे क्या कि मैं रो रही हूँ कि हंस रही हूँ। मुझ गरीब के हंसने रोने से आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचने वाली। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।